अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम एंड की इंजीनियरिंग। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे रेल की पटरी के हवाले से। थोड़ा सा हम इसमें पहले ये डिस्कस करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है और स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होता है। और आखिर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन ऐसी क्या होती है कि इतने भारी भरकम ट्रेन्स जो हैं वो इस रेल के ऊपर आराम से मूव ऑन होती रहती हैं और ये डिफॉर्म भी नहीं होता। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सबसे पहले तो हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। जो सबसे पहला इसका रेल ट्रैक्स का जो रिकॉर्ड मिलता है, ये BCE से, ये से पहले का मिलता है। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा, या इसको हम ये भी कह सकते हैं BC, यानी कि BC का मतलब हुआ बिफोर क्राइस्ट, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जो पहले का एरिया का जो ईयर्स थे उनको BC या BC कहते हैं। तो इसके अंदर जो इंग्लैंड में एक एरिया था रिवर ब्रू, ये एक वैली है जहाँ पर इस किस्म का ट्रैक बनाया गया था। और ये ट्रैक था बेसिकली एक लाइम स्टोन का एक ट्रैक बनाया गया था, जिसके अंदर से व्हील घूमते और आके चलते थे। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो कश्तियाँ होती थी उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए 6 से तकरीबन 8.5 किलोमीटर लंबा एक ट्रैक बनाया गया था, जो कि जैसे मैंने बताया कि वो लाइम स्टोन यानी कि चूने के पत्थर का एक ट्रैक था। उस ट्रैक के अंदर ये वाला पहिए घूमते थे। और ये जो है मोस्टली जो है वहाँ के आदमी और उसके बाद कुछ एनिमल्स थे, घोड़े वगैरह, तो वो उसको इस ट्रैक के अंदर से खींचते थे। तो ये सबसे पहले हिस्ट्री में मालूम होता है कि रेल ट्रैक तो नहीं कह सकते इसको, मगर एक ट्रैक आप कह सकते हैं जिसके ऊपर एक गाड़ी को हम चलाते थे। इसके बाद जो हमें हिस्ट्री के अंदर हिस्सा मिलता है वो 1515 के अंदर ऑस्ट्रिया का मिलता है, जहाँ पर सबसे पहले इन्होंने लकड़ी की रेल ट्रैक बनाए थे, जो कि मुख्तलिफ बंदे और जानवर वगैरह उसको खींचते थे, और मोस्टली ये घोड़े वगैरह इसको खींचते थे। लेकिन वो चूँकि इतना वेट उसके ऊपर नहीं होता था, तो ये रेल ट्रैक से काफ़ी ज़्यादा सामान ये ले जाने के सिलसिला बनाया हुआ था। इसके बाद 16वीं सदी के अंदर जर्मन जो माइनर्स थे, यानी कि जो जो माइन का काम करते थे, उनका हिस्ट्री में नाम मिलता है कि वो उन्होंने छोटी छोटी वैगन्स बनाई हुई थी, जो कि इन वैगन्स के ऊपर ये अपने चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते थे। इसके बाद हमें 1788 में रशिया का एक सिलसिला मिलता है कि जहाँ पर उन्होंने कास्ट आयरन का इस्तेमाल किया, यानी कि उन्होंने कास्ट आयरन के आयरन ट्रैक्स बनाना शुरू किए। अब जैसे आपको पता है, परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो लो कार्बन स्टील, मीडियम और हाई कार्बन स्टील में ये फ़र्क होता है कि जो लो कार्बन स्टील होता है वो बेसिकली 0.2 से लेकर 0.5 तक का अगर कार्बन हो तो वो लो कार्बन स्टील कहलाता है। इसी तरीके से 1.5 तक अगर परसेंटेज तक अगर कार्बन हो तो वो मीडियम कार्बन स्टील कहलाता है। और अगर 1.8 से 2 तक हो, 2% तक हो, तो वो हाई कार्बन स्टील कहलाता है। अगर 2.1% से ज़्यादा कार्बन हो तो वो कहलाता है कास्ट आयरन। तो ये जो रशिया के अंदर बनाई गई थी चीज़ें, ये जो ट्रैक बनाया गया था, ये ट्रैक बेसिकली 2.1% से ज़्यादा का जो कार्बन की रेल बनाई गई थी। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट जो कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है, दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं। वो कहलाता है कि 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल में। एक कहलाती है ब्रिटलनेस, दूसरी कहलाती है डक्टिलिटी, तीसरी कहलाती है मेलेबिलिटी। अब अगर हम ब्रिटलनेस की बात करें तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी मेटल को लें और उसको लेने के बाद दोनों तरफ से जॉस के ज़रिए से उसको पकड़ें और उसको पकड़ के पुल करें दोनों तरफ से ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो अगर ये क्रैक कर जाए तो इसका मतलब है कि ये मटेरियल ब्रिटल है, कड़क है। और इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ कर लें कि हम उसको जॉस को दोनों तरफ से पकड़ के खींचें तो ये क्रैक ना पड़े, बल्कि ये एक वायर की सूरत में दबना शुरू हो जाए और क्रैक होने से पहले जो है ये मतलब डिफ़ॉर्म शेप में आ जाए, तो इस प्रॉपर्टी को जो है हम कहते हैं डक्टिलिटी। इसी तरीके से तीसरी चीज़ की जाती है मेलेबिलिटी, यानी कि मेलेबल ये होता है कि जिसके अंदर अगर हम किसी चीज़ को हम हैमर करें या उसको रोलर में से गुजारें तो वो अपनी शेप को चेंज कर ले और डिफ़ॉर्म भी ना हो, तो इस प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी कहते हैं।
अब इस चीज़ को जहन में रखते हुए अगर हम कास्ट आयरन की रेल बनाएं तो ये बेसिकली एक ब्रिटल मटेरियल था, बल्कि है। तो ये होता ये था कि जिस वक्त हैवी लोड इसके ऊपर आते थे तो ये जगह जगह से क्रैक हो जाता था। तो इसलिए ये ट्रैक्स बनाए तो गए, मगर इतना ज़्यादा पॉपुलर ना हो सके। अब जैसे पहले मैंने मुख्तलिफ आयरन की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से परसेंटेज की बात की, तो इसी तरीके से 1820 के अंदर एक साहब थे, जॉन बिर्किनशॉ। इन्होंने सबसे पहले जो है रॉथ आयरन बनाया, जिसको हम सिंपल आयरन कहते हैं, यानी कि परसेंटेज का खेल है सारा। तो मुख्तलिफ तजर्बे होते चले गए, तो उस वजह से उन्होंने जिस वजह ये देखा कि अगर जो हम परसेंटेज को एक ख़ास सेट कर लें तो उससे वो एक सिंपल आयरन बन जाता है, जिसको हम रॉथ आयरन कहते हैं। ये बेसिकली एक डक्टाइल मटेरियल होता है, जो कि मगर ये जो है लोड को बेयर कर सकता है, और ये मतलब ब्रेक होने से पहले डिफ़ॉर्म हो सकता है। तो ये कास्ट आयरन से थोड़ा बेहतर हो गया, और लेकिन ये था थोड़ा सा एक्सपेंसिव, और इसकी जो लाइफ भी थी तकरीबन, अगर हम इसकी रेल की पटरी वगैरह बनाएं तो तकरीबन 5 से 10 साल तक चलती थी, और उसके बाद ये डिफ़ॉर्म होना शुरू हो जाता था। इसके बाद स्टील इंडस्ट्री के अंदर जो रेवोल्यूशन आया वो तकरीबन 1860 के बाद आया, जब जो स्टील का इरा हम भी कह सकते हैं, कि यानी कि स्टील जिस वक्त प्रॉपर तरीके से बनना शुरू हो गया, इसको प्रोसेस को हम कहते हैं बेसमर प्रोसेस। बेसमर प्रोसेस के अंदर मेटल के अंदर जब नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है तो इसके अंदर जो है ये स्टील बनना शुरू हो जाता है, यानी कि आयरन का एक एडवांस फॉर्म इसमें बनना शुरू होता है। इसको हम स्टील एरा भी कह सकते हैं। ये पहले के मुकाबले में बहुत सस्ता भी बनता है, और दूसरा ये है कि ये हैवी लोड को बर्दाश्त करने की सलाहियत भी रखता है। आगे चल के इस बेसमर प्रोसेस को जो है में मज़ीद एडवांसमेंट आई, और इसमें ओपन हर्थ फर्नेस का ईजाद हुई। उस ओपन हर्थ फर्नेस ने बेसिकली बेसमर प्रोसेस को ही रिप्लेस कर दिया, और आगे चल के इसके अंदर इतनी एक्यूरेसी आ गई कि जो है स्टील ने बेसिकली आयरन को कम्प्लीटली रिप्लेस ही कर दिया इसके अंदर। तो अब जैसे ये नज़र आ रहा है कि अब हम थोड़ा सा इसकी केमिकल कंपोजिशन के ऊपर बात करते हैं, कि जो रेल की पटरी होती है इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। इसमें जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो एक तो कार्बन है, दूसरा मैंगनीज़ है। जो कार्बन है वो है 0.16% से लेके 1.2% तक, यानी कि ये जो परसेंटेज है ये बेसिकली कार्बन जो है ये इसमें हार्डनेस को डेवलप करता है। इसी तरीके से जो मैंगनीज़ है इसमें जो परसेंटेज होती है वो 0.8% से लेके 1.7% तक मैंगनीज़ होता है। मैंगनीज़ जो है बेसिकली इस स्टील के अंदर टफनेस को इंक्रीज़ करता है, और वियर रेजिस्टेंस यानी कि डिफ़ॉर्म नहीं होने देता इस चीज़ को। यही वजह है कि इतनी भारी भरकम इंजन और ट्रेन्स और उसके बाद मालगाड़ियाँ वगैरह जो होती हैं इसके ऊपर से बड़े आराम से पास ऑन हो जाती हैं, और ये जो है वियर रेजिस्टेंट होता है, और ये डिफ़ॉर्म शेप में नहीं आता। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी, और उसके टेक्निकल एनालिसिस को भी आपने एंजॉय किया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।